नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीतिक विज्ञान कक्षा 11वीं अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे के दूसरे एपिसोड मतलब दूसरे भाग में। हमने पिछले भाग में चर्चा की थी कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, भारत में संविधान किस प्रकार बना, और आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप कैसा था, इसे कब लागू किया गया, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे और इसके मुख्य स्रोत क्या थे, कौन कौन से देशों ने हमें कौन कौन से प्रावधान दिए, मतलब हमने कौन से प्रावधानों को अपने संविधान में सम्मिलित किया। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन, मतलब इस विषय का दूसरा भाग। हमने देखा कि संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अनेक संप्रदायों व सामान्य वर्ग भी उसमें शामिल किए गए। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी और विरोधी दल के सदस्यों की संख्या केवल नाम मात्र ही थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। बच्चों, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी कुछ इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित है। जानते हैं क्या आप ये बात? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया गया था, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात की। बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था उद्देश्य प्रस्ताव। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव की कुछ मुख्य विशेषताओं पर भी चर्चा करते हैं, और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्यों? क्योंकि अगर आप एंट्रेंस के लिए जाते हैं, आप अपने विद्यालय के या स्कूल के इम्तिहान देते हैं, तो यह प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। चर्चा करते हैं उद्देश्य प्रस्तावों पर। पहला, भारत एक पूर्ण संप्रभुता संपन्न गणराज्य होगा जो स्वयं अपना संविधान बनाएगा। दूसरा, भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में है या देशी रियासतों में है या इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। अगला, भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राज्य शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त किया जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ी जातियों और कबायली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि यह उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तावित किया। तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू कर दिया गया। संविधान की प्रस्तावना बच्चों आपकी हर विषय की किताब में दी गई है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को। अगर आप राजनीतिक विज्ञान को और भारत के शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से समझना चाहते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को अच्छी तरह से समझिएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य और उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होते हैं। मुझे एक बात बताइए बच्चों, क्या आपने जो आपकी किताब में, आपकी पुस्तकों में जो यह प्रस्तावना दी गई है, आपने उसे अच्छी तरह से पढ़ा है ना? चलिए एक बार इसको दोबारा पढ़ लेते हैं और इसको समझने की चेष्टा करते हैं।
प्रस्तावना के अनुसार हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इसको 4 बार जरूर पढ़िएगा बच्चों। चलिए चर्चा करते हैं कुछ संविधान की विशेषताओं पर। भारत के संविधान की विशेषता यह है कि यह संघात्मक है, पर इसमें कुछ बातें एकात्मक भी है। बच्चों मुझे आप ये बताइए, क्या आप संघात्मक और एकात्मक को समझते हैं? संघात्मक होता है जहां पर केंद्र और राज्य के पास शक्तियों का आवंटन किया जाए, और एकात्मक होता है जहां पर सारी की सारी शक्तियां केंद्र के पास रख दी जाएं। भारत के संविधान में जो संघात्मक पहलू हैं या जो संघात्मक विशेषताएं हैं वह केंद्र को राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत बनाती हैं। शक्तियों का आवंटन जो है वो केंद्र के पास राज्य की तुलना में थोड़ा सा अधिक है। दूसरी विशेषता यह है कि आपातकाल में भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के अनुरूप केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए प्रावधान निहित है। तीसरी विशेषता यह है कि केवल एक नागरिकता का ही समावेश किया गया है तथा एक ही संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों के कार्य संचालन के लिए व्यवस्थाएं प्रदान करता है। इसके अलावा संविधान में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो विश्व के दूसरे संविधानों से संकलित की गई हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। जिन प्रावधानों को भारत ने विभिन्न देशों से लिया है, चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय रूप, संवैधानिक मत के आधार पर चुनाव, कानून के शासन विचार, विधायिका का अध्यक्ष पद और भूमिका, कानून की निर्माण विधि। इसके साथ अमेरिका के संविधान से जो हमने लिया है वो है मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति की स्वतंत्रता, फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, जिसकी चर्चा अभी हमने कुछ देर पहले ही की है, जहां पर हमने कहा कि केंद्र सरकार को ज्यादा सशक्त बनाया गया है हमारे संविधान में, और इसके साथ साथ कुछ अविशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी हमने वहां से लिया है। भारतीय संविधान का प्रावधान भारत की विशेष परिस्थितियों व आशाओं के अनुरूप है। सामान्य अवधारणा के अनुसार संविधान नियमों और उपनियमों का ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी राष्ट्र की सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है, और यह कहा जाता है कि प्रत्येक देश का संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का संचित प्रतिबिंब होता है। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता है, बल्कि समय के साथ यह निरंतर विकसित होता रहता है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जो तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से बिल्कुल अद्वितीय है।
मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद जो कि 22 भागों में विभाजित हैं और 8 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वस्तुतः मौलिक अधिकार का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना होता है, जिसकी चर्चा हम विस्तृत रूप से अगले अध्याय में करेंगे। तैयार है ना आप सब? इसके अलावा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को भी एक प्रमुख विशेषता माना जाता है। धर्मनिरपेक्ष होने के कारण भारत में किसी भी धर्म को कोई विशेष मान्यता नहीं दी गई है। वर्ष 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न संविधान की व्याख्या से भी जुड़ा हुआ है। नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। चलिए इसके साथ कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं। आशा करती हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। पहला प्रश्न है, संविधान के मूल प्रावधानों से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा की रचना का वर्णन कीजिए। तीसरा प्रश्न है, भारत में संविधान सभा की प्रकृति का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान स्वयं को सर्वसम्मति के रूप में कैसे सही ठहराता है? पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्धारण में क्या प्रक्रिया अपनाई गई? छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्या विरासत मिली? सातवां प्रश्न है, उद्देश्य संकल्प में किसी 2 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। आठवां प्रश्न है, भारत में अपनाई गई संस्थागत व्यवस्था का वर्णन कीजिए। और 2 प्रश्न और भी हैं बच्चों अभी। 9वें प्रश्न में भारत ने ब्रिटिश संविधान से क्या विशेषताएं अपनाई हैं? 10वां प्रश्न, भारत ने अमेरिकी संविधान से क्या विशेषताएं अपनाई हैं? चलिए बच्चों, अब समय है कुछ एक्टिविटीज करने का, और ये एक्टिविटीज बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। कब? जब आप इसमें रुचि लेंगे। एक्टिविटी नंबर 1, मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा था कि संविधान के संदर्भ में या संविधान निर्माण के संदर्भ में बहुत सारे एपिसोड मौजूद हैं। कृपया करके उन्हें देखिए और उनको समझने की कोशिश भी कीजिए। एक्टिविटी नंबर 2, घर पर, स्कूल में, अपने समुदाय में और अपने देश में व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमों के महत्व को समझें। तीसरा, यह बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। एक वर्किंग क्लासरूम संविधान बनाएंगे जो कक्षा को नियंत्रित करने के लिए हो और स्कूल के नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं का समर्थन भी करता हो। इसके साथ साथ अधिकतम 6 सकारात्मक नियमों या कक्षा मानकों को सोचकर लिखिएगा। कक्षा संविधान के अंतिम मसौदे को संपादित और संशोधन भी करने की कोशिश कीजिएगा। एक्टिविटी नंबर 4, एक अखबार बनाइए जिसमें संविधान सभा की मुख्य चर्चाओं को दर्शित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो संविधान निर्माता थे, आप उनके चित्र लगाकर उनकी कहे हुए कथन को आप वहां पर लिख भी सकते हैं। अब है बच्चों अगली एक्टिविटी की बारी, जो है एक्टिविटी नंबर 5। भारतीय पुलिस सेवा में श्री सुनील कुमार गौतम जी ने एक संविधान काव्य की रचना की है, जिसमें उन्होंने संविधान के सारे प्रावधानों को एक सूत्र में पिरोया है। मैं चाहती हूं कि आप उसे या तो एक बार पढ़िए या उसको एक बार देखिए। बच्चों, इनमें से कोई भी एक एक्टिविटी जरूर कीजिएगा। और जाते जाते जब हमने अपने राष्ट्र की, अपने संविधान की बात की है, तो 2 पंक्तियां श्री राजेंद्र कृष्ण जी द्वारा लिखी हुई पर बोलते हुए मैं आज का सेशन समाप्त करूंगी। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है, जहां सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा,
वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती, जय भारती। जय हिंद, नमस्कार।